Hello everyone, welcome to the Teaching Her learning series. This time we will be covering class 8 Science NCERT. The first chapter we are going to do is crop production and management. Agriculture. The first topic we are going to cover is agriculture. Agriculture होता क्या है? Production of crops, खेती करना. एग्रीकल्चर क्या होता है? खेती करना. क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना एंड रेजिंग एनिमल्स फॉर ह्यूमन बेनिफिट्स इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर. जैसे जैसे हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ती रहती है वैसे वैसे नीड फॉर फूड भी बढ़ता रहता है. जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी फूड की नीड भी बढ़ती रहती है. सो इस चीज को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे अटेम्प्ट्स करती है टू मीट द डिमांड ऑफ हंगर. फॉर एग्जांपल ग्रीन रेवोल्यूशन. What is a crop? When plant of some plant of same kind, एक जैसे kind के plant जब cultivate किए जाते हैं large scale पे, एक बहुत बड़े scale पे अगर आप सारे wheat के पौधे, wheat के plant लगा दोगे तो वो क्या होता है? Crop. Clear? तो plant of सेम काइंड, एक जैसे प्लांट. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वीट लगाया है तो फिर आप पूरे लार्ज स्केल पे वीट ही कल्टीवेट करोगे, उसे बोला जाता है क्रॉप. For example, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. Now, climatic conditions. क्या क्या climatic conditions चाहिए होती है एक क्रॉप को? तो टेम्परेचर, हर एक क्रॉप की क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट होती है. हर एक क्रॉप को डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट रेनफॉल, डिफरेंट ह्यूमिडिटी की जरूरत होती है. तो दीज थ्री आर द कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो एक क्रॉप को चाहिए होता है. दे वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. फॉर एग्जाम्पल अगर आप राजस्थान देखें और अगर आप उत्तराखंड देखें तो दोनों की क्लाइमेटिक कंडीशन वेरी करती है. ये बहुत ड्राई रीजन है और यहाँ पे बारिश होती है. तो दे वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री बिकॉज ऑफ विच अलग अलग तरीके के क्रॉप्स उगाए जाते हैं. जरूरी नहीं है कि जो क्रॉप इस एरिया में उगाए जाए वो क्रॉप इस एरिया में भी उगाए जाए. वाई? बिकॉज एवरी क्रॉप, हर एक क्रॉप की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो डिफरेंट होती है. नो, क्रॉप्स के अगर हम टाइप्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. एक होता है खारिफ क्रॉप, एक होता है राबी क्रॉप. खारिफ क्रॉप क्या होता है? जो क्रॉप आप कल्टीवेट करते हो रेनी सीजन में वो होता है खारिफ क्रॉप. एंड द क्रॉप्स जो आप विंटर सीजन में कल्टीवेट करते हो वो होता है राबी क्रॉप्स. क्लियर? तो राबी क्रॉप्स विंटर क्रॉप्स होती है एंड खारिफ क्रॉप रेनी सीजन में उगाई जाती है. अगर रेनी सीजन इंडिया में कैसे आप महीने चेक करोगे मंथ तो वो क्या होता है? जून से लेके सितंबर के बीच. क्लियर? एंड विंटर्स की अगर हम बात करें तो अक्टूबर से लेके मार्च. देन इनके एग्जाम्पल्स पैडी. हमने क्लास 7th में ये पढ़ा था कि जो पैडी है इट रिक्वायर्ड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर. तो पैडी को पानी की बहुत जरूरत होती है जब उसको ग्रो करना होता है, इसीलिए खारिफ क्रॉप है पैडी. मेज, कॉटन, सोयाबीन, ग्राउंडनट, दीज आर द खारिफ क्रॉप. नेक्स्ट, द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स. एग्जाम्पल्स की बात करें तो वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसेट. क्लियर? ये आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों का. रेनी सीजन, विंटर सीजन. जून टू सितंबर, अक्टूबर टू मार्च. एग्जाम्पल्स कॉटन, मेज, पैडी एंड यहाँ एग्जाम्पल है वीट और पीस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. सी अब क्या होता है जब आपको फॉर एग्जाम्पल ये एक इंसान है, इसे बोल दिया गया है कि आपको एक क्रॉप कल्टीवेट करनी है. तो एक क्रॉप कल्टीवेट करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जिससे आपकी क्रॉप कल्टीवेट होगी. क्रॉप कल्टीवेट करने के लिए जो पहला स्टेप होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. पहले आप जो सॉइल है उसको आप प्रिपेयर करते हो. द फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. देन आप सोइंग करते हो, जो सीड है आप उनको बोते हो. देन आप उसमें खाद डालते हो, फर्टिलाइजर्स डालते हो. देन इरिगेशन, पानी की सप्लाई करते हो. देन उनको वीड से प्रोटेक्ट करते हो. देन हार्वेस्टिंग एंड देन स्टोरेज. तो इस चैप्टर में हमें ये सारे प्रोसेस डिटेल में पढ़ने हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है ये दो पार्ट में डिवाइड है. एक है प्लोइंग, दूसरा पार्ट है लेवलिंग. जो प्लोइंग होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर में. द टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग और टिलिंग. ये आपका सॉइल है. जब आप सॉइल को टर्न, दो वर्ड याद रखने, टर्न एंड लूजनिंग. टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल. तो सॉइल को टर्न एंड लूजन करने को क्या बोलते हैं? प्लोइंग और टिलिंग. क्लियर? नाउ
अब ये जो सॉइल हमने पूरा प्लो कर दिया, ये पूरा हमने प्लो कर दिया, अब क्या होगा ना, द प्लोड फील्ड हैव बिग लम्प्स, जो प्लोड फील्ड हो गए उसमें बड़े बड़े क्लम्प्स बन जाते हैं ऑफ सॉइल, जिसको क्रश करना बहुत जरूरी होता है। तो द प्रोसेस ऑफ क्रशिंग बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल एंड स्प्रेडिंग इट इवनली, एंड देन उसको स्प्रेड करना इवनली। क्लियर? ये जो बिग क्लम्प्स सॉइल के बने हैं, इसको पहले क्रश करो, क्रश करने के बाद इसको इवनली लेवल कर दो, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं लेवलिंग। इज दैट क्लियर? सो फर्स्ट इज फ्लोइंग और टिलिंग, जिसका मतलब होता है टर्निंग एंड लूजनिंग। आप सॉइल को टर्न एंड लूजन कर रहे हो, मतलब उसके पार्टिकल्स को दूर दूर कर रहे हो। एंड देन जब आपका फील्ड फ्लो हो गया तो उसमें बड़े बड़े क्लम्प्स जो बने होंगे सॉइल के, बड़े बड़े गट्ठे जो बने होंगे, उनको आप क्रश कर रहे हो एंड देन उनको आप स्प्रेड कर रहे हो सॉइल में इवनली। क्लियर? दिस इज नोन एज लेवलिंग। इट इज डन यूजिंग अ लेवलर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्लोइंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है, व्हाई प्लोइंग इज इंपॉर्टेंट। देखिए, प्लोइंग में हमने ये चीज पढ़ी कि हम प्लोइंग में टर्निंग कर रहे हैं और लूजनिंग कर रहे हैं। जब हम सॉइल को लूज करते हैं, जो लूज सॉइल होता है, वो लूज सॉइल है तो मतलब पार्टिकल्स दूर दूर है, ठीक है, लूज हो गया वो, ठीक है। तो जब हम लूज सॉइल होगा तो वो उससे क्या होगा, जो रूट्स है वो इजीली पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल कर पाएंगी एंड कैन ब्रीथ इजीली। क्लियर? सो लूज सॉइल अलाउज द रूट टू penetrate deep into the soil and can breathe easily. Clear? Now, second, जब ये सॉइल लूज है, द लूजन सॉइल, जैसे यहाँ लूज हो गया ये सॉइल, पार्टिकल्स दूर दूर है। क्लियर? सो जो लूज सॉइल है, एक तो उसमें पेनिट्रेशन बहुत अच्छा होगा रूट्स का। सेकेंडली, जो लूज सॉइल है वो हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से सॉइल में ह्यूमस ऐड होता है। एंड हम सबको पता है सॉइल में जो ह्यूमस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। क्लियर? इसीलिए बोला जाता है जो अर्थवर्म है, जो माइक्रोब्स है, इनको फार्मर का बेस्ट फ्रेंड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे एड ह्यूमस टू द सॉइल। क्लियर? जब ये पार्टिकल्स खुले खुले होंगे तो इजीली जो माइक्रोब्स है, अर्थवर्म है, वो यहाँ पे ग्रो कर पाएंगे, जिनके वजह से जो किसका काम करेंगे, ह्यूमस का काम करेंगे। क्लियर? नाउ थर्ड पॉइंट, जब आप सॉइल को टर्न एंड लूज करते हो, टर्निंग एंड लूजनिंग मतलब जब आप प्लोइंग करते हो तो क्या होता है, ये सॉइल है तो जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है वो जो नीचे की तरफ धस गया है वो कहाँ आ जाता है, ऑन द टॉप। जब आप ऐसे ऊपर नीचे सॉइल को करोगे, टर्न करोगे बार बार, तो क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल की लेयर नीचे होगी वो कहाँ पे आ जाएगी, आपके टॉप पर आ जाएगी। सो इट ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट। क्लियर? सो फर्स्ट पॉइंट आपके रूट्स की पेनिट्रेशन को लेके है, सेकंड पॉइंट आपके माइक्रोब्स की ग्रोथ को लेकर है, एंड थर्ड पॉइंट आपके न्यूट्रिएंट रिच सॉइल को लेकर है। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब हम बात करेंगे, हमने प्लोइंग के बारे में तो पढ़ लिया, बट ये प्लोइंग किसकी हेल्प से होती है, ये होती है आपके प्लो की हेल्प से। क्लियर? सो दिस इज अ प्लो, ये आपका प्लो शेयर होता है, ये आपका प्लो शेफ्ट होता है, इसे बोलते हैं प्लो। प्लो जो होता है, इट इज मेड अप ऑफ वुड। फ्लो जो होता है, इट इज मेड अप ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल और अदर एनिमल। देख रहे हैं आप यहाँ पे कि ये बुल है, तो इसको कौन लेके जा रहा है, बुल लेके जा रही है, और ये किससे बना हुआ है, वुड का बना हुआ है, ड्रिवन बाय द बुल। नेक्स्ट, इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप। ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप है इसमें, जिसको बोला गया है प्लोशेयर। दिस इज प्लोशेयर, ये देख रहे हैं आप, तो ये क्या है, ट्राइंगुलर आयरन की स्ट्रिप है। Clear? So this is strong triangular iron strip. Next, जो प्लो शेफ्ट है, जो प्लो, ये मेन पार्ट होता है प्लो का। इट इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड एज प्लो शेफ्ट। ये लकड़ी का एक बड़ा सा लॉग है, ठीक है, लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, इसको बोला गया है प्लो शेफ्ट। क्लियर? प्लो शेयर क्या था, स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप, ये प्लो शेयर है, और प्लो शेफ्ट क्या है, लॉन्ग लॉग ऑफ वुड। नेक्स्ट, जो पहले के टाइम पे प्लो यूज किया जाता था वो आपका टिलिंग, सॉइल की टिलिंग मतलब प्लोइंग में यूज होता था। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, क्रॉप्स में फर्टिलाइजर्स डालने के लिए, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। क्लियर? ये चार आपको पता होने चाहिए कि किस किस चीजों के लिए एशियन टाइम्स में प्लो यूज होता था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब हम बात करेंगे हो की। हो बेसिकली एक सिंपल टूल होता है जो रिमूव करता है वीट को एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल।
क्लियर? तो इसका पहला फंक्शन क्या है? रिमूविंग वीड्स। सेकेंड फंक्शन है सॉइल के पार्टिकल्स को लूज करना, लूजनिंग द सॉइल। इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसके पास ये जो रॉड देख रहे हो आप, ये या तो ये वुड की होती है या फिर वुड और आयरन की एक लॉन्ग रॉड है। स्ट्रॉन्ग, ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन। ठीक है, ये आपको देखने को मिलती है। इसके एक एंड में एक बेंट प्लेट फिक्स्ड होती है जो वर्क करती है लाइक अ ब्लेड, जो एक ब्लेड की तरह काम करती है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्ट्रॉन्ग, ब्रॉड काफी चौड़ी होती है, एंड बेंट प्लेट किसकी? ऑफ आयरन। इट इज ऑल्सो पुल्ड बाय एनिमल्स। इसको भी एनिमल्स पुल, इट इज ऑल्सो पुल्ड बाय एनिमल्स। क्लियर? सो पहला इसका फंक्शंस, रिमूविंग वेट, लूजनिंग द सॉइल। एक लॉन्ग रॉड होती है जो वुड और आयरन की बनी हुई है, और एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेंट प्लेट होती है, किसकी है? जो आयरन की। क्लियर? स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेंट प्लेट मेड अप ऑफ आयरन, जो एक तरफ फिक्स्ड होती है और ब्लेड का काम करती है, एंड इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स। तो मतलब इसकी हेल्प, ये जो होता है ये ग्राउंड पे लगता है, एंड देन इसकी हेल्प से वीड रिमूव करी जाती है और सॉइल लूज किया जाता है, लूजनिंग ऑफ सॉइल। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करेंगे कल्टीवेटर्स की। देखिए कल्टीवेटर्स, बस जहां पे कोई भी कल्टीवेटर जिसपे ट्रैक्टर लगाओ, ठीक है, तो बेसिकली ये ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर्स होते हैं। यहाँ पे प्लोइंग की जाती है बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर्स, और ये लेबर एंड टाइम दोनों बचाता है, बिकॉज एक तो यहाँ पे सिर्फ एक इंसान की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं है कल्टीवेट करने के लिए, प्लोइंग करने के लिए। आप एक इंसान को बिठा दो यहाँ पे, और उससे क्या होगा? लेबर भी बच जाएगी, और दूसरी चीज टाइम भी बचेगा, बिकॉज ये काम बहुत जल्दी एफिशिएंटली होगा। क्लियर? सो ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट मेथड है, एफिशिएंट टूल है जिसे आप यूज कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारा पहला स्टेप जो था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। मूविंग ऑन टू द सेकंड स्टेप। अब भाई हमारा जो सॉइल है वो पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुका है। उसमें हमने प्लोइंग भी कर दी, उसमें हमने लेवलिंग भी कर दी। ठीक है, उसके सारे फायदे भी हमें समझ आ गए कि क्यों प्लोइंग करना जरूरी है। तो अब ये सॉइल हमारा प्लो हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, रेडी है बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे? अब हम लाएंगे सीड्स। ठीक है, सीड्स आई। अब हम ये देखेंगे जो सीड्स है वो कैसी होनी चाहिए। एक तो वो गुड क्वालिटी की होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, हेल्दी सीड्स होनी चाहिए, और वो सीड्स होनी चाहिए जो हाई यील्ड दे। सो क्लीन, साफ होनी चाहिए, गुड क्वालिटी की होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, और हाई यील्डिंग सीड्स होनी चाहिए, हाई यील्डिंग। क्लियर? नेक्स्ट, जब आप सीड को बोना शुरू करोगे, सो करना शुरू करोगे, यू हैव टू मेक श्योर कि हर एक सीड्स के बीच में क्या होनी चाहिए? प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। क्यों? सो दैट दे गेट सफिशिएंट एयर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट। तो आपको 5 वर्ड्स पता होने चाहिए: क्लीन, गुड, हेल्दी, हाई यील्डिंग एंड अ प्रॉपर स्पेसिंग। क्लियर? नेक्स्ट, जो मेथड्स की अगर हम बात करें सोइंग की, तो दो मेथड्स होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल मेथड, मतलब जो पुराना मेथड होता है। एक होता है आपका मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड की अगर हम बात करें, तो मॉडर्न मेथड जो नए टेक्निक्स के साथ होता है, नई मशीन्स के साथ होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ट्रेडिशनल टूल्स। ट्रेडिशनल टूल्स की अगर हम बात करें, तो पहला है फनल वाला। देखिए जो ट्रेडिशनल टूल्स है ना, इट इज यूज इज शेप लाइक अ फनल। जैसे आप ये देख रहे हैं डायग्राम में, फनल की तरह है ये फनल। यहाँ पे इसके अंदर सीड्स फिल करी जाएंगी, और वो सीड्स इन पाइप के थ्रू नीचे आएगी, और यहाँ पे वो पियर्स करती जाएगी इनटू द सॉइल एंड प्लेस देयर। जैसे जैसे ये बुल्स आगे जाते रहेंगे, वैसे वैसे वो ऊपर से सीड डालते रहेंगे, और सीड यहाँ पे प्लेस होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। क्लियर? सो द टूल यूज फॉर सोइंग सीड इज शेप लाइक अ फनल। पहला पॉइंट, फनल की तरह शेप करता है। दूसरा, हम सीड्स उस फनल में डालते हैं, यहाँ पे सीड्स डाली जाती हैं, which pass down through 2 or 3 pipes having a sharp end, जो ये यहाँ पे पाइप्स के थ्रू नीचे जाती हैं, and these end peers into the soil। ये जो है सीधे ये सॉइल के अंदर ऐसे होता है, तो ये जो सीड्स है वो इधर उधर ना जाके सीधे यहाँ पे आ जाएंगी। क्लियर? नेक्स्ट, देन वी हैव मॉडर्न मेथड, जो एक मशीन की हेल्प से होता है, दैट इज सीड ड्रिल। इट इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। जब ट्रैक्टर्स की हेल्प से, जैसे ये आप देख रहे हैं, तो यहाँ से ये ग्राउंड पे जब चलेगा, तो ये यहाँ पे सीड प्लेस करता जाएगा यूनिफॉर्मली। क्लियर? यहाँ पे जो सीड्स सो होती हैं वो यूनिफॉर्मली होती है, मतलब इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। तो सीड्स जो सो हो रही हैं यहाँ पे, वो यूनिफॉर्मली हो रही हैं, इक्वल डिस्टेंस पे एंड डेप्थ पे। नेक्स्ट, इट एंश्योर्स दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। जब सीड यहाँ पे चली जाएंगी सॉइल के अंदर, तो ये एंश्योर करता है कि अच्छे से सीड जो है सॉइल से कवर हो जाए। उससे क्या होगा? जो बर्ड्स हैं
जो बर्ड्स है वो सीड्स को नहीं खा पाएंगी, तो दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। एंड सोइंग जो है वो सीड यूजिंग सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर, बिकॉज ये एक मॉडर्न टेक्निक है तो लेबर और टाइम दोनों ही कम लगेगा। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट ट्रैक्टर की हेल्प से भी की जाती है ये। यूनिफॉर्म वाला सेकंड पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल डेप्थ। देन आपका थर्ड पॉइंट है इट इंश्योर कि जो सीड्स है वो अच्छे से कवर हो रही है सॉइल के अंदर, उससे क्या होगा, इट विल प्रोटेक्ट द सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, बर्ड्स नहीं खा पाएंगी सीड्स को। क्लियर? लास्ट पॉइंट है कि ये टाइम एंड लेबर दोनों ही सेव करता है, एफिशिएंट मेथड है। ओके, सो सोइंग हो गई, आपने सब कुछ कर लिया, प्लोइंग करी, प्रिपेयर किया सॉइल, देन आपने कहा कि चलो सॉइल तो प्रिपेयर हो चुका है, अब हम आराम से अपनी सीड्स को सो कर सकते हैं। हमने सीड्स को सो कर दिया। नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब बात आती है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स की। देखिए, जो सॉइल है ना वो मिनरल एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई करता रहता है क्रॉप को। ठीक है, व्हाई? बिकॉज जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी है, ठीक है, आप उसको ग्रोइंग एज में मिल्क देते हैं पेरेंट्स, ठीक है, हेल्दी वेजिटेबल्स खिलाते हैं, पनीर खिलाते हैं, काफी हेल्दी डाइट पे रखते हैं, क्योंकि उसकी ग्रोइंग एज है। तो जब वो बच्चा बड़ा हो जाए सो दैट वो एकदम फिट एंड हेल्दी रहे। सिमिलरली जो सॉइल है वो सप्लाई करता रहता है मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स क्रॉप को, ताकि उसकी ग्रोथ काफी अच्छी हो सके। तो सब्सटेंस विच आर एडेड to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called as manure and fertilizers. Clear? Now, अब मैन्योर्स होते क्या है? जो खाद होता है ना उसको बोला जाता है मैन्योर। जो फार्मर्स हैं वो क्या करेंगे, वो प्लांट और एनिमल के वेस्ट को एक ओपन पिट में, ये आप देख रहे हैं पिट, गड्ढा, ठीक है, एक ओपन पिट पे, ओपन प्लेस पे जाएंगे और सारा कूड़ा यहाँ पे डाल देंगे। अब जब यहाँ पे सारा कूड़ा डालेंगे तो कुछ टाइम बाद ये जो कूड़ा है विद द हेल्प ऑफ डीकम्पोजर्स डीकम्पोज होने लगेगा, मतलब सड़ने लगेगा। दिस डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इज कॉल्ड एज ऑर्गेन मैन्योर। और जो मैन्योर होता है ये ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कोई भी केमिकल का यूज नहीं किया गया है, सिर्फ प्लांट एंड एनिमल के वेस्ट को क्या करा है, डीकम्पोज करा है। जब इसको डीकम्पोज किया है तो उस वजह से एक ऑर्गेनिक वेस्ट बना है जो किसका काम करेगा, मैन्योर का। क्लियर? नेक्स्ट, अब बात आती है कि ये ठीक है बट ये मैन्योर्स हम दे क्यों रहे हैं? क्योंकि जो क्रॉप है उसका कंटिन्यूअस कल्टीवेशन की वजह से जो सॉइल है वो पुअर होता जा रहा है। अगर ये एक सॉइल है, पहले मैंने यहाँ एक क्रॉप उगाई, फिर मैंने कुछ टाइम बाद, महीनों बाद दूसरी उगाई, फिर कुछ महीनों बाद तीसरी उगाई, कुछ महीनों बाद फोर्थ उगाई, तो ये जो सॉइल है ये क्या होता जाएगा, पुअर होता जाएगा। क्लियर? सो कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट। तो आप इसे कैसे आ सकते हैं, सी वाला पॉइंट, ठीक है, कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप क्या होता है, करता है सॉइल को पुअर बना देता है। नेक्स्ट, इसीलिए फार्मर्स को टाइम टू टाइम मैन्योर ऐड करना पड़ता है ताकि सॉइल रिप्लेनिश हो सके, ठीक है, दोबारा सॉइल में न्यूट्रिएंट्स आ सके। इस प्रोसेस को बोला जाता है मैन्योरिंग। और अगर अच्छे से मैन्योरिंग नहीं की गई तो उसकी वजह से प्लांट जो पैदा होगा दैट विल नॉट बी अ हेल्दी प्लांट। Clear? So why farmers add manures? Because continuous cultivation of crops makes the soil poor. So to replenish the soil with nutrients, farmer add करते हैं आपका manures. Clear? मूविंग ऑन, अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस। ये जो मैन्योर है इसका फायदा क्या है? देखिए, जो मैन्योर है ना ये वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। जो वाटर है H2O, इसकी होल्ड करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है, क्योंकि जैसे ही आप मैन्योर डालते हैं सॉइल में तो वो पोरस होने लग जाता है, मतलब उसमें थोड़े पोर्स आने लगते हैं, ठीक है, तो उस वजह से जो वाटर है उसकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। सेकेंड, इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अच्छा एक बात बताइए, अगर सॉइल पोरस हो गया, ठीक है, तो इजीली गैसेस एक्सचेंज कर पाएंगी, ठीक है, तो इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी, गैसेस को एक्सचेंज करना आसान होता है। नेक्स्ट, इट इंप्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल, सॉइल के टेक्सचर को काफी अच्छा इंप्रूव करता है। एंड इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। जो फ्रेंडली माइक्रोब्स है जैसे अर्थवॉर्म, हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा था, अर्थवॉर्म जिसको फार्मर्स का बेस्ट फ्रेंड भी बोला जाता है, ठीक है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ऐड करते हैं मैन्योर, ये मैन्योर का काम करते हैं, ठीक है। सो पहला तो हो गया आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, सेकंड पोरस बनाता है सॉइल को जिसकी वजह से गैस का एक्सचेंज हो पाता है, थर्ड टेक्सचर को अच्छा इंप्रूव करता है, एंड लास्ट हो गया माइक्रोब्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। क्लियर? नाउ अब हम बात करेंगे, देखिए जो मैन्योर हो गया वो तो एक ऑर्गेनिक तरीका हो गया, ठीक है, जिसमें कोई केमिकल्स नहीं है। बट एक होता है फर्टिलाइजर्स जिसमें केमिकल होते हैं विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट।
मतलब सिर्फ कुछ न्यूट्रिएंट में ही ये रिच होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये है सॉइल, अभी मैंने यहाँ पे एक वीट उगाया, ठीक है, तो जो जो न्यूट्रिएंट वीट ने ले लिए, जरूरी तो नहीं है कि वो न्यूट्रिएंट राइस जब मैं नेक्स्ट टाइम उगाऊं तो वो भी ले। क्लियर? तो जो केमिकल्स होते हैं जैसे कि फर्टिलाइजर्स, ये रिच होते हैं एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में ये रिच होंगे। ये प्रोड्यूस किए जाते हैं फैक्ट्रीज में। एग्जाम्पल है जैसे आपका यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। देखिए है तो एट द एंड केमिकल ना, तो अगर आप ज्यादा यूज करेंगे तो वो सॉइल को लेस फर्टाइल भी बनाता है और वाटर पॉल्यूशन का कॉज भी बनता है। ठीक है, वाटर भी इसकी वजह से पॉल्यूट होने लगते हैं। क्लियर? तो ये पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, फैक्ट्रीज में होते हैं, एंड ये आपको नाम पता होने चाहिए। अब बात यह है कि अगर ये मेथड खराब है, अगर फर्टिलाइजर्स उतना अच्छा और इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स एट द एंड इनऑर्गेनिक है, केमिकल है, ठीक है, तो ये प्लांट को एक टाइम के बाद सॉइल को खराब कर देगा। तो दूसरा मेथड क्या हो सकता है जिससे हम सॉइल को रीप्लेनिश करें अदर देन मैन्योर? तो वो होता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? एक तरीका होता है जिससे आप सॉइल को रीप्लेनिश मतलब रिन्यू कर सकते हैं विद न्यूट्रिएंट्स विच कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप ऑल्टरनेटिवली। मतलब ऐसा ना हो कि आप आपने यहाँ आपने एक क्रॉप उगाई और आप वही क्रॉप बस बार बार उगाए जा रहे हैं, सेम क्रॉप नहीं। नो, आपको डिफरेंट क्रॉप्स उगानी है और ऑल्टरनेटिवली उगानी है। ऑल्टरनेटिवली मतलब एक के बाद एक, मतलब अलग अलग क्रॉप। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले राइस उगाया, ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद मैं वीट उगा रही हूँ, कुछ टाइम बाद मैं दोबारा राइस उगा रही हूँ, कुछ टाइम बाद मैं वीट उगा रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ टाइम बाद मैंने लेग्यूमिनस क्रॉप उगाया, कुछ टाइम बाद मैं नॉन लेग्यूमिनस उगा रही हूँ, कुछ टाइम बाद लेग्यूमिनस फिर नॉन लेग्यूमिनस, ठीक है। अब देखिए क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि जो न्यूट्रिएंट राइस को चाहिए, फॉर एग्जांपल ये न्यूट्रिएंट है जो राइस को चाहिए, तो राइस ने ये सारे न्यूट्रिएंट यूज कर लिए, लेकिन ये वो न्यूट्रिएंट नहीं है जो वीट को चाहिए। तो क्या होगा? वीट दूसरे न्यूट्रिएंट लेगा, राइस दूसरे न्यूट्रिएंट लेगा, तो इस वजह से सॉइल को टाइम मिल पाएगा कि वो अपने आप को रिप्लेनिश कर सके। ठीक है, फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन। देखिए एक सीजन में लेग्यूमिनस क्रॉप्स उगाते हैं, दूसरे सीजन में नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप उगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमने ये 7th क्लास में पढ़ा है कि जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं उनकी जो रूट्स हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया। क्लियर? जो लेग्यूमिनस क्रॉप है उनकी रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है सो दैट प्लांट यूज कर पाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ये देखिए, ये एक नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप है, मतलब जिसके रूट्स में राइजोबियम नहीं है। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप उगा दी। अब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नाइट्रोजन था, ठीक है, सॉइल में, वो सारा नाइट्रोजन किसने यूज कर लिया? इस नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप ने। अब क्या होगा? अब सॉइल क्या होगा? सॉइल के पास नाइट्रोजन नहीं है, तो सॉइल विल बी डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। अब सॉइल के पास जब नाइट्रोजन है ही नहीं, तो क्या होगा? जो लेग्यूमिनस क्रॉप मैं यहाँ पे उगाऊंगी वो धीरे धीरे सॉइल को रिच कर देगा नाइट्रोजन में। कैसे? बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ राइजोबियम, क्योंकि राइजोबियम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है। क्लियर? फिर जब अब सॉइल के पास नाइट्रोजन आ चुका है, अब क्या होगा? नेक्स्ट टाइम में जब मैं लेग्यूमिनस क्रॉप उगाऊंगी तो देयर विल बी सफिशिएंट नाइट्रोजन जो दूसरी क्रॉप नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप यूज कर सकती है। क्लियर? तो पहले आप जैसे नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप उगाओ, फिर आप लेग्यूमिनस उगा लो, फिर आप नॉन लेग्यूमिनस उगाओ, फिर आप लेग्यूमिनस उगा लो। क्लियर? तो बेसिकली क्रॉप रोटेशन, नाम से ही पता चल रहा है रोटेशन। जैसे टीचर्स आप लोगों की सीट्स रोटेट करती रहती है ना, जो बैक बेंचर है वो फर्स्ट पे आएगा, जो फर्स्ट पे बैठता है वो सेकंड पे आएगा, फिर धीरे धीरे ऐसे रोटेशन होती है, तो सिमिलरली क्रॉप्स की भी रोटेशन होती है। नाउ अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, इनका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजर्स मैनमेड इनऑर्गेनिक होते हैं, ये हम देख चुके हैं, और जो मैन्योर होते हैं वो नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जो कैसे ऑब्टेन होते हैं? बाय द डीकम्पोजिशन, मतलब सड़ने को, ऑफ कैटल डंक एंड प्लांट रेसिड्यू, मतलब एनिमल एंड प्लांट के वेस्ट को डीकम्पोज करने के बाद। फर्टिलाइजर्स जो है वो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं, एफ फॉर फर्टिलाइजर्स, एफ फॉर फैक्ट्रीज। मैन्योर्स जो है वो आपके फील्ड में होते हैं, वो हमने डायग्राम में देख लिया है। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, लेकिन मैन्योर्स ह्यूमस देते हैं। फर्टिलाइजर्स आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, और जो मैन्योर है वो रिलेटिवली लेस रिच होते हैं प्लांट के न्यूट्रिएंट में। क्लियर? आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज समझ आई होगी। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन।